अल्हम्दुलिल्लाह बयानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान की सरजमी तो महफूज है। उम्मीद है कि अब पाकिस्तान की ज़मीन को अंदर से खोखला करने वाले कब्ज़ा माफिया भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुनाई जाने वाली कहानी प्यासे कुएं की नहीं, बल्कि ये है कि मेरी ज़मीन भी कब्ज़ा माफिया ने छीन ली, क्योंकि पाकिस्तान में ज़मीन सिर्फ खरीदी नहीं बल्कि छीनी भी जाती है। आप देखने जा रहे हैं कि किस तरह ये माफिया मिलकर किसी भी पाकिस्तानी की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। हर पाकिस्तानी हमें यही मशवरा करता है, मेरी फलां ज़मीन थी, फलां ने कब्जा कर लिया, मेरे भाई ने कर लिया, मैंने पावर हटाने दिया था, वहाँ फ्रॉड हो गया। ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको तो नहीं देखना चाहिए। कोर्ट के फैसलों के बावजूद हमें कब्जा नहीं दिया जा रहा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा जीत कब्जा माफिया की ही हो। He is charged with misusing his position to extort money from a private housing society. तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो काफी अरसा पाकिस्तान के अखबारात की जीनत बनी रही, क्योंकि इस केस ने भी टॉप सिटी की तरह ये सवाल उठाया कि क्या ताकत वाकई हर बार सच को दबा सकती है। एक ऐसा किस्सा जिसमें कब्जा माफिया ने नौकरों को इस्तेमाल करके कैसे एक मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी की जमीन हथिया ली, कैसे पुलिस ने डट कर मुकाबला किया, कैसे कब्जा माफिया ने जमीन के असल मालिक को FIR और काउंटर केसेस से डराने की कोशिश की, और कैसे पाकिस्तान जीता, एक आम शहरी जीता। पाकिस्तान कुछ ऐसा ही हुआ इस्लामाबाद में, जहां एक चौकीदार और एक गवाले ने एक ताकतवर रियासती इदारे के साथ मिलकर कब्जा माफिया और लैंड प्रोवाइडर्स के इस गठजोड़ को एक नई शक्ल देने की कोशिश की। ये एक ऐसा मामला था जिसमें 138 कनाल जमीन को इस काले बाजार का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही थी। 38 करोड़ की तो पेमेंट उन्होंने फ्रॉड से ले ली थी, लेकिन पुलिस और अदालत ने बरवक्त हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए इस जमीन को ताकत और मक्कारी के गठजोड़ के हाथों से बचा लिया। इस गठजोड़ का शिकार पाकिस्तान के एक नामवर ब्यूरोक्रेट हुए, काबिल मुलाजमों को बहुत ही एतमाद के साथ भावलपुर से लाए और अपनी विरासती जमीन की देखभाल की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। बाद में उन्हीं मुलाजमों पर चोरी, धमकियों और इस विरासती जमीन को हथियाने की मुबैना साजिश के इल्जामात सामने आए। आपको मैंने पावर हटा नहीं दिया। इस केस में हुआ ये कि आपने उसमें अंदर तब्दीलियां कर ली। लिखा हुआ था कि मैं जमीन संभालेंगे, आप मेरी पानी लगाएंगे, ठीक है ना, ये कोई छोटे मोटे काम है तो करेंगे, और आपने लिख दिया कि मैं बेच भी सकता हूँ। हाउसिंग सोसाइटी माफिया का सबसे खतरनाक पहलू सिर्फ जमीनों पर कब्जा नहीं, बल्कि उनके अंदर मौजूद एहतसाब के फुकदान का वो निज़ाम है जहाँ ताकतवर अनासर एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देते रहते हैं। टॉप सिटी इस निज़ाम का आखिरी केस नहीं था। कब्जा माफिया ने सदर मुमलिकत को भी चूना लगा दिया। नाज़रीन, इस्लामाबाद में कब्जा माफिया की फायरिंग से एक शख्स जान बहक और 3 जख्मी हो गए। ताकत के इस्तेमाल के जरिए कानून को चैलेंज किया जाता है और कई दफा पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। कब्जा माफिया की जानिब से इस्लामाबाद इंतजामिया की टीम पर फायरिंग की गई। कब्जा माफिया ने SHO समेत पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया। पाकिस्तानियों, मेरी आपसे गुजारिश है, अपने घरों के बाहर ये बोर्ड लगाएं कि ये प्रॉपर्टी बराए फरोख्त नहीं है, क्योंकि कब्जा माफिया के निज़ाम में पड़ने वाले ये लैंड प्रोवाइडर्स किसी भी वक्त आपकी प्रॉपर्टी आपको बताए बगैर फरोख्त कर सकते हैं और आपको इससे भी दखल कर देंगे। आप भी एक पाकिस्तान के आम शहरी की तरह सोच रहे हैं कि ये लैंड प्रोवाइडर्स होते कौन हैं और उनका कब्जा माफिया के साथ क्या ताल्लुक है। लैंड प्रोवाइडर्स वो शिकारी हैं जो हर वक्त किसी मुनज़्ज़म ग्रोह के लिए फुली रेडी रहते हैं, और जहां थोड़ा सा भी कमज़ोर निज़ाम या कानूनी खिला दिखे वहाँ फ़ौरन ज़मीन को हथियाने की कोशिश करते हैं। पानियों के मुहाफ़िज़ कश्ती डुबोने ही लगे थे कि हुकूमत वक्त ने पाकिस्तान के इदारों पर मुश्तमिल एक GIT बनाई और उन्हें कहा कि इंक्वायर करें कि कैसे मुमकिन है कि आप इस्लामाबाद जैसे शहर में भी किसी का इतना बड़ा रकबा हथिया लें। तमाम इदारों पे मुश्तमिल रेवेन्यू स्टाफ, DC साहब की सरबराही में रेवेन्यू वाले, पुलिस वाले, ISI वाले, IB वाले, तमाम इदारों की, और उस सरकारी महकमे की बहरिया इंकरेज, उसकी फाउंडेशन है नेवल फाउंडेशन, जो पीछे फंडामेंटली पाकिस्तान नेवी होती है, तो उनके नुमाइंदों के ऊपर कमेटी बना दी। कमेटी में तो पहले तो नेवी वाले आए नहीं, आखिर में एक दिन आए और तमाम एक तरफ कहा कि भाई तो देख लो, नजर आ रहा है कि ये मुख्तारनामा जाली है, पावर हटानी। मामला खुलता गया तो ये सिर्फ एक ज़मीनी तनाज़ा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मुकदमा बन गया जिससे इस्लामाबाद जैसे शहर में जायदाद के निज़ाम, जुडिशल सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन और कब्जा माफिया के तरीकाकार पर कई अहम सवाल खड़े कर दिए। आपके जहन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि एक गवाला और चोर ये काम कैसे कर सकते हैं, किसने इनकी हौसला अफजाई की, किसने उन्हें ये गारंटी दिलाई कि वो धोखा देकर भी बच जाएंगे। जब वो गवर्नमेंट को दरखास्त दी गई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने साथ रहे, उधर भी एक इदारा है बहुत बड़ा, बेरिया फार्म्स बेसिकली कहलाते हैं, इधर ये प्राइवेट लैंड थी इनकी जो खा पी कब्जा कर रहे थे। सच तो सामने आ गया, मगर इंसाफ अभी भी बाकी था। पाकिस्तान में जहां तकरीबन 22 लाख से भी ज़ायद केसेस पेंडिंग मौजूद हैं और एक आम सिविल सूट तकरीबन 10 से 15 साल लेता है, चोरों ने सोचा
کہ ہم مشرف صاحب کو عدلیہ کے ایک ایسے بلیک ہول میں لے جائیں جہاں پیشی پر پیشی پیشی پر پیشی، جی ہاں کچھ ایسا ہی ہوتا رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سچ کو چھپا نہیں سکتے پر تھکا تو سکتے ہیں نا۔ جیسا کہ سننے میں آتا ہے کہ ملزم کی بیوی ایک ہی وقت میں مختلف شہروں کی عدالتوں میں بیک وقت موجود رہی اور اس طرح سے ہمارے قانونی نظام کا تماشا بنانے اور اس پورے مقدمے کو کھیل بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ گروہ خود کو قانون کی نظر سے اس قدر بالا تر سمجھتا تھا کہ اس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کوششیں کی گئی اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کرائے گئے تاکہ قانون کے ہاتھ کمزور پڑ جائے اور قانونی کارروائیاں روکی جا سکیں۔ لیکن وہ یہ سمجھ نہ سکے کہ قانون دیر سے صحیح، مگر جب حرکت میں آتا ہے تو سب حساب برابر کر دیتا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے ریکمنڈیشن دیں اور کچھ پہ عمل بھی ہوا، لیکن جب اپروچ کیا ہم لوگوں نے ڈی سی صاحب کو، ریونیو اتھارٹیز کو، کہ بھئی جعلی انتقال کیسے ہو رہے ہیں، ہوئے نہیں تھے، تو اس طریقے سے کچھ زمین ان کی بچ گئی، قبضہ ان کے پاس رہ گیا اور پولیس نے ہمت کی، ماننا چاہیے، اور انہوں نے مقدمے کاٹے، بندوں کو گرفتار کیا۔ اس معاملے میں ہمیں جی آئی ٹی کو ضرور داد دینی چاہیے، جنہوں نے اس ادارے کی بے ضابطگیوں اور طاقت کے غلط استعمال کی نشاندہی کی اور ایک عام پاکستانی کو انصاف دلایا۔ اس کہانی میں کچھ اہم پیغامات ملتے ہیں۔ نمبر 1، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ استحصال صرف غریب کا ہوتا ہے، مگر ایسا ضروری نہیں، اور اس معاملے میں تو جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا انہوں نے ہی ٹھیس پہنچائی۔ نمبر 2، آپ جتنا مرضی خیال کر لیں، جتنی مرضی حفاظت کر لیں، مگر دھوکہ دینے والے کوئی نہ کوئی چالاک رستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، مگر آپ اس معاملے میں گھبرائیے نہیں اور فوراً قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیے۔ نمبر 3، خاموشی مجرم کی سب سے بڑی مددگار ہے۔ قبضہ مافیا اسی لیے پھلتا پھولتا ہے کیونکہ عام طور پر لوگ بدنامی کے ڈر سے، تھکاوٹ یا کون لڑے گا ان سے سوچ کر چپ ہو جاتے ہیں۔ سبق یہ ہے کہ حق مانگنے میں شرم نہیں، حق چھوڑنے میں ذلت ہے۔ اگر آپ کے یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو یہ ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔